ने ये रहा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, ये देखा जाए तो पेपर 2024 का है। ठीक है, 2024 पेपर कब हुआ था? 24 जून 2024 को हुआ था। ये आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर है। और कौन सा मीडियम है आपको बता देना चाहते हैं, ये आपके सामने इंग्लिश मीडियम का पेपर है। किस मीडियम का? इंग्लिश मीडियम का पेपर है। ये देखा जाए तो टॉपर बैच है। ठीक है, टॉपर बैच आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यदि अभी तक आपने टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि टॉपर बैच में आपको 2022 का पेपर सोल्यूशन मिलने वाला है, 2023 का पेपर सोल्यूशन मिलने वाला है और लास्ट में 2024 का फुल सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक, उसके लास्ट में आपको सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर आपको मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, सुपर 25 क्वेश्चन जरूर से देखिएगा और ये पेपर सोल्यूशन आप अच्छे तरीके से मेंशन करिएगा। ठीक, तो ये 2022, यदि आप टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किए तो ये सब कुछ आपको टॉपर बैच में दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? टॉपर बैच में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपके सामने देखिए लिख रखा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, कैसे होता है, ये सब जितने भी हमारे पास सिलेबस है, ये पेपर में जो आया हुआ है, ठीक, इस सबको हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को। ठीक, लॉन्ग में कैसे आपको लिखना है, शॉर्ट में कैसे लिखना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। और मान लेते हैं इस सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं ये पेपर सोल्यूशन का आपको नोट्स चाहिए, तो केवल इसकी प्राइस कितना, 25 रुपीज़ रखी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, अब ये क्या होता, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कोड की बात की जो 2602 होता, कितना 2602 होता। समय की बात की जाए तो 3 घंटा होता है और मार्क की बात की जाए 80 नंबर का होता है। ठीक, यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल डाटा वगैरह सब आप देखे थे। सिंपल सा अपने मेन मुद्दे पर हम चलते हैं। मेन मुद्दे में क्या लिखना है, सबसे पहले पार्ट ए जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन रहने के 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहेगा। कितना? 6 क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना रहता है। जो आपको अच्छे से आता है उसी को आप अटैम्प्ट करिएगा। ठीक देखिए क्या क्या यहाँ पर लिखा गया है, अब ध्यान से इसे सुनिएगा। ठीक, तो सबसे पहले यानी क्या लिखा है, आंसर यानी 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल बार। मतलब क्या करना, कोई 6 क्वेश्चन आपको चूज करना है। ठीक है, कोई 6 चूज करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन इसमें लिख रखा है यहाँ से, डिस्क्राइब सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। सबसे पहले बताना पड़ेगा इम्प्योरिटी होती क्या है, इसका एक्चुअल में सोर्स क्या होता है, कहाँ से आता है, ये सब के बारे में बताना पड़ेगा। फिर व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट, यानी हमारे किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो गई है तो लिमिट टेस्ट काहे करते हैं, उसकी ज़रूरतों को हमें बताना पड़ेगा। तो इतना चीज़ हमें पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो आपको प्यारा सा ऐसे हेडिंग डालना पड़ेगा, लिमिट टेस्ट, क्या लिखना पड़ेगा, इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। तो सबसे पहले समझते हैं इम्प्योरिटी क्या होती है। ठीक है, जो मेन बताएंगे हेडिंग, जैसे आपको हेडिंग तो सबसे पहले इम्प्योरिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना। जैसे क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले लिख रखा है इम्प्योरिटी, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी कहाँ से आती है। तो सबसे पहले इम्प्योरिटी के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी बता देंगे। लास्ट में इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, बस इतना करना पड़ेगा। फिर आपको लिमिट टेस्ट करना पड़ेगा, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएगा उसी तरह से। तो आपको प्यारा सा हेडिंग डालना पड़ेगा, लिमिट टेस्ट इन फार्मास्यूटिकल। अब ये लिमिट यानी इम्प्योरिटी, ठीक है, क्या हम पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल, यानी फार्मास्यूटिकल में जो इम्प्योरिटी होती है उसको कैसे हमें लिखना पड़ेगा। तो आपके सामने ये दिया गया है, क्या लिख रखा, ध्यान से आप समझिए। लिखा है जनरली इम्प्योरिटी मीन एनी अनरिलेवेंट, मतलब इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है, कोई चीज़ में कोई अनरिलेवेंट जो हमसे मतलब न हो, अनरिलेवेंट अनवांटेड थिंग्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, मतलब किसी प्रोडक्ट में कोई अनरिलेवेंट सामान हो या कोई अनवांटेड थिंग्स यदि पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोली जाती है। ठीक, इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक्सेप्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस डैट एराइज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर प्रोसेस आर कंसीडर एज द इम्प्योरिटी। कहने का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी कब कंसीडर की जाती है, जब हमारे पास जब प्रोसेस करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ दवाइयाँ बना रहे हैं, ठीक, दवाइयाँ में कोई इम्प्योरिटी आ गई तो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पूरी तरह से डैमेज अथवा ख़राब कर सकती है। तो उसको सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, बहुत सारा स्टेप आगे करते हैं। तो वही लिखा, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर प्रोसेस कंसीडर एज ए इम्प्योरिटी। वो इम्प्योरिटी कहाँ से आई है उसको हम कंसीडर करते हैं।
ठीक, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या लिख रखा है, इम्प्योरिटी आर इनन्यूमेरेबल होता है। ठीक, मतलब इसे तुम नहीं बता सकते हो कि 1 किलो हो, 2 किलो, 4 किलो, थोड़ी मात्रा में होता है। ठीक, सर एग्ज़ाम में लिखने का तरीका बताओ। हाँ, तुरंत सब बता दिया जाएगा भाई, तो इसको बंद करो जी, चलो इसको हटा, पहले इनको बता दिया जाए। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, इम्प्योरिटी इज इन्यूमरेबल सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी होती है एंड वेरियस कॉमन टर्म इम्प्योरिटी लाइक द प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या दे रखा है, लाइक बाई प्रोडक्ट होता है। कहने का मैं इम्प्योरिटी देखा जाए तुम्हारे पास अलग अलग टर्म में हम प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कहीं से ला रहे हैं कोई सामान, उसमें इम्प्योरिटी, बनाने के दौरान इम्प्योरिटी हो सकती, बनाने के बाद भी इम्प्योरिटी हो सकती है। ठीक है, इम्प्योरिटी लाइक बाई प्रोडक्ट में हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने दिख रखा है इम्प्योरिटी इन यानी फार्मास्यूटिकल। तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन हो चुका है। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी देखा जाए तो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। ठीक, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्माकोपियल सब्सटेंस मतलब जो आप बना रहे हैं, कहाँ कहाँ से एक्चुअल में यानी इम्प्योरिटी आ रही है, तो उसी को सोर्स। हमने ट्रिक बनाया है, राम राम मर सच होता, आर से। ठीक है, तो रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर, मतलब ऐसा रॉ मटेरियल जो हम क्या करें, मैन्युफैक्चर के दौरान ही प्रयोग कर रहे हैं, उसके कारण से हो सकता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, रिएजेंट मटेरियल प्रोसेस बाय इन मैन्युफैक्चर, मतलब रिएजेंट मटेरियल प्रोसेस से हम कर रहे हैं ना, तो उसी के दौरान हमारे पास इम्प्योरिटी आने की चांस बनती है। मेथड प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर, मतलब किस मेथड से आप प्रयोग कर रहे हैं। जैसे नहीं कोई चीज़ होता, कोई भी हम दवा बनाते हैं, उसका प्रोसीजर होता है, अच्छा स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसी तरह से करना है, तो उसके प्रोसेस के दौरान भी इम्प्योरिटी हमारे प्रोडक्ट में आ सकती है। स्टोरेज कंडीशन, मतलब जो दवाइयाँ जहाँ स्टोरेज कर रहे हैं सही से आप नहीं रखेंगे, ठीक है, सही से नहीं रखेंगे अथवा दवा डैमेज वगैरह हो जाएगी, तब भी इम्प्योरिटी हो सकती है। चाहे मान लेते हैं आप कोई प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं, रॉ मटेरियल सही जगह नहीं स्टोरेज कर रहे हैं, उससे भी जा सकती है। तो स्टोरेज कंडीशन पर भी निर्भर करता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन भी क्या हो सकता है, आपके हो सकता है। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन मतलब जैसे अब ये दवा लेकर आए, या अब इसको ये बंद कंटेनर में है तो कोई टेंशन नहीं, अब तो खुला रख देंगे, ठीक है, तो एटमॉस्फियर कंटामिनेशन हो जाएगा, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, धूल धक्कड़, सूर्य की लाइट और मॉइस्चर से रिएक्शन करके अपनी प्रॉपर्टी खराब कर लेगा, तो इससे दिक्कतें हो सकती हैं। केमिकल मैन्युफैक्चर यूज इन प्रोसेस, मतलब ये सेम टू सेम यही तुम्हारे पास पहले का ये पोर्शन है। ठीक, तो इतने हमारे पास सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी होते हैं। ठीक, अब देखिए इन्हीं को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हेडिंग डाल के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहला लिख रखा रॉ मटेरियल यूज इन, ठीक, हिंदी में तैयार किया करो। एक यार एकदम से खतरनाक लोग आ जाते हैं मतलब अभी इंग्लिश मीडियम चल रहा, उसका बैच शाम में आएगा हिंदी मीडियम भाई, ठीक है, कुछ भी यार। ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर, मतलब मैन्युफैक्चर के दौरान जो हमारे पास मटेरियल यानी जो मटेरियल बना रहे हैं उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है, तो ये सारी इतना पिच प्रोसेस से आ सकती है। इनिशियल सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इज़ द रॉ मटेरियल यूज, मतलब इनिशियल सबसे पहला स्टेज होता है रॉ मटेरियल का। ठीक है, रॉ मटेरियल उसके द्वारा भी आप क्या क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटी आपके आ सकती है। ठीक, जैसे एग्जांपल में क्या लिख रखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट इन इम्प्योरिटी रॉक साल्ट। कहने का मतलब रॉक साल्ट उठा के लेके आए, उसमें ऑलरेडी मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम फास्फेट सल्फेट प्रेजेंट है, उसके कारण से इम्प्योरिटी आ सकती है। ठीक है, बहुत सारी इम्प्योरिटी आ सकती है, जैसे द इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, हैवी मेटल हो गया, प्रेजेंट रॉ मटेरियल टू ट्रांसफर इनटू द इंड प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उससे भी डैमेज हो सकती है। तो ये कईयों कारण आपके सामने हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा हेडिंग आप डालेंगे रिएजेंट मेथड इन, ठीक है, मैन्युफैक्चर प्रोसेस, तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे, यदि रहेगा तो केवल और केवल हमसे पूछेगा यानी इम्प्योरिटी क्या होती है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, तब आपको बताना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चर प्रोसेस में इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद स्टोरेज कंडीशन पे आपको इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन में इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो मेन हमसे पूछा हुआ था, ठीक, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब कहेंगे सर उसे क्यों नहीं आप तेज़ी से बता हटा दिए, क्यों? क्योंकि हमसे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन में पूछा इम्प्योरिटी क्या होती है और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या होती है।
ठीक है। अब ये तुम्हारे पास हमने इसको बता दिया, अब इसका हमसे कह दिया, देखो इम्प्योरिटी क्या होती है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी हमने देख लिया, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी हम देखेंगे जो आपके सामने दिया गया है। अब इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी यहाँ पर दी गई है, इसमें क्या लिख रखा, इम्प्योरिटी आल्सो रिड्यूस द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। अब बताइए कोई अशुद्धियाँ प्रेजेंट रही तो दवाई लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे, तो बहुत सारी इम्प्योरिटी होने के नाते प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ खराब हो जाती है। पहला पॉइंट, सम इम्प्योरिटी दे चेंज द कलर, कुछ इम्प्योरिटी ऐसी होती है जो कलर को चेंज कर देती हैं, ऑर्डर को चेंज कर देती है, अथवा टेस्ट को चेंज कर देती हैं। तो इन चीज़ों को हमारे पास टेस्ट में यानी चेंज कर देती हैं। जैसे कलर वो चेंज कर देंगे, आप लेबल नहीं करेंगे, हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑलरेडी ख़राब हो जाएगा, ऑर्डर को ख़राब कर देंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। आफ्टर सर्टेन पीरियड, कुछ समय के बाद, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टॉक्सिक। अब सोच सकते हो थोड़ी सी अमाउंट में क्या होगी, टॉक्सिसिटी, ठीक है, इम्प्योरिटी टॉक्सिक, जहर बना देगा दवाइयाँ। अब जहर बन गया तो दवाई कोई खाएगा तो आदमी डैमेज तो होगा ही, ठीक है। इसलिए इम्प्योरिटी वगैरह को हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, नहीं तो दवाइयाँ में कहीं गई तो भाई कंपनी रेला ओला जाएगी, ठीक। फिर क्या लिखा है, इम्प्योरिटी में इफेक्ट द थेरेपेटिक इफिकेसी ऑफ ड्रग्स। इम्प्योरिटी क्या कर सकती है, थेरेपेटिक इफेक्ट डाल सकती है आपके ड्रग्स पे। थेरेपेटिक इफिकेसी मतलब क्या होता है, जैसे इम्प्योरिटी यदि प्रेजेंट रहे, जैसे अभी मान लीजिए तो कोई दवाइयाँ 500 mg पे अपने मस्त तरीके से काम कर रही है, इम्प्योरिटी मिला दें तो उसका काम ही नहीं करेगा, तो ये इफिकेसी इफेक्ट हो सकती है। आफ्टर सर्टेन लिमिट इम्प्योरिटी यानी इज इंजूरियस इन थेरेपेटिक सब्सटेंस, कहने का मतलब कुछ ऐसी होती है जो इंजूरियस मतलब खराब हानिकारक पदार्थ बना सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इफेक्ट के बारे में। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा लिमिट टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो आपके सामने हम यहाँ से बता देते हैं थोड़ा सा लिमिट टेस्ट, ये आपके सामने लिमिट टेस्ट क्या होता है, ठीक। तो उसके बाद देखिए हमसे कहा दिया, साफ साफ कहा है, देखिए व्हाट इज ए इम्पोर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट। तो पहले लिमिट टेस्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे, इम्पोर्टेंट लिख देंगे, बस अपना 5 नंबर बन जाएगा, ठीक। तो लिमिट टेस्ट इज ए मेथड फॉर द टेस्टिंग द प्योरी यानी प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डिटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी होती है। थैंक यू फॉर राजस्थान वीडियो, ओ भाई गजब, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या लिमिट टेस्ट क्या कर देता, किसी भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए अथवा उससे कंट्रोल करने के लिए हम लिमिट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी दवाइयाँ में इम्प्योरिटी तो चलो हो गई, तो उस समय तो कम तो करना पड़ेगा, यस सर कम करना पड़ेगा, नहीं कम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको कम करने के लिए हम किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं, लिमिट टेस्ट का। लिमिट टेस्ट आर नॉट बेस ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये लिमिट टेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पे बेस नहीं होता, हमें बार बार करके उस इम्प्योरिटी को हटाना पड़ता है, ठीक कि नहीं। बैठे कलम कापी, एक्स की वैल्यू इतना, वाई वैल्यू इतना 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 कर दिया, चाहे काट पीट के जीरो कर दिया, इतना नहीं होता, बार बार हमें करना पड़ता है। इन टेस्ट, ठीक है, इन टेस्ट वी आर परफॉर्म एज कंपेरिजन दो कंपेयर करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टेस्ट सोल्यूशन, मतलब दो सोल्यूशन बनाएंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, एक जो बुक में लिखा रहेगा एक आप जो करेंगे, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को मैनेज करेंगे, यदि सिमिलर रहेगा तो पास है, यदि सिमिलर नहीं तो फेल हो जाएगा। तो ये आपके सामने लिमिट टेस्ट के बारे में हो जाएगा, ठीक। यहाँ से फिर दे रखा इंपॉर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट काहे जरूरी है। पहले दे रखा फाइंडिंग आउट द यानी क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटी, कोई सब्सटेंस है उसमें कितनी क्वालिटी में हार्मफुल यानी हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए लिमिट टेस्ट जरूरी है। नेक्स्ट में क्या लिखा, फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी एंड ऑफ अवेलेबल यानी क्या लिखा है, अवेलेबल इम्प्योरिटी, मतलब क्या दे रखा, किसी अमाउंट में, ठीक है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, कितनी मात्रा में इम्प्योरिटी उपलब्ध है उसको फाइंड करने के लिए लिमिट टेस्ट किया जाता है। लिमिट टेस्ट आर डिफाइन द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी विच आर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, मतलब कोई सैंपल दिया गया है, किसी सब्सटेंस में कितनी अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिमिट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑल ओवर लिमिट टेस्ट आर हेल्प इन द प्योरिटी एंड क्लियरिटी ऑफ सोल्यूशन, मतलब लिमिट टेस्ट क्या कर देता है, किसी सब्सटेंस कितना प्योर है कितना क्लियर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम भी लिमिट टेस्ट करते हैं। तो ये हो गया आपके सिलेबस में टोटल इतना लिमिट टेस्ट है, ठीक है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल और आर्सेनिक, इतने हमारे पास कंपाउंड हैं, ठीक। आप इतना देखें। अब हम आपको क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक जादू बताते हैं। जैसे मान लेते ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, आपको बता देते हैं। देखिए 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 क्वेश्चन सबको आता है बट अटैम्प्ट कैसे करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भाई, ठीक है।
ये क्या हो रहा है जी, इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे पास हमें लिखना पड़ेगा सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक। फिर लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है, लिमिट टेस्ट होता, इतना चीज़ आप लिख देंगे तो आपका 5 नंबर मिल जाएगी। ये हेडिंग आप याद रखिए, हेडिंग से ही नंबर मिलता है मेरे भाई, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब यहाँ से ये क्वेश्चन पढ़िए क्या दे रखा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़िए क्या दे रखा है, हाय, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सप्लेन द फंडामेंटल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को बताना है और डिस्कस रेडॉक्स टाइट्रेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपको अच्छे तरीके से बताते हैं, उसके बाद रेडॉक्स टाइट्रेशन आपको बताते हैं, ठीक। 2 टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है, एक रेडॉक्स टाइट्रेशन है और एक एसिड बेस टाइट्रेशन का इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने लिख रखा है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, बात एक ही है, ठीक है। नहीं कहेंगे सर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आप लिख दिए, कोई टेंशन नहीं, सेम टू सेम वही होता है, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है ध्यान से सुनिए। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आधा लोग तो अखियाँ मूंद के आते हैं, हम जानते हैं गजब शान है भाई, साफ साफ लिखा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पेपर सोल्यूशन 2024, ठीक है। तब भी भाई हिंदी चल रहा है यार, हम जानते इतिहास चल रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो जाएगा। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है ध्यान से सुनिए, जैसे कोई चीज़ ली है, वॉल्यूम मेजर करने को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टाइट्रेशन, ठीक है। सर अभी आए हैं, अच्छा, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अथवा टाइट्रेशन इज डिफाइन एज द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम आर ऑफ सेकेंड सब्सटेंस विच कंबाइन विद द फर्स्ट, यानी फर्स्ट नॉन कॉन्सेंट्रेट। अब कहने का मतलब क्या कह रखा, ध्यान से सुनिए। जैसे मान ले हमने क्या कर दिया, 2 कंपाउंड लिया, पहले से आप एक कोई कंपाउंड लिए हैं जिसमें मान लेते हैं 10 ml कोई कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में रखा गया, जो सेकेंड ml आप इसमें ऐड किए हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, उसके एनालिसिस करने को ही क्या बोला जाता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोला जाता है, ठीक। ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट में क्वांटिटिव एनालिटिक मेथड इज वाइडली यूज इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्वांटिटी मतलब समझते हो, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी हमसे कहा है, जो वॉल्यूम आप बनाए कितनी क्वांटिटी में है, 1 ml 2 ml 10 ml 100 200 1000 कितना ml है, उसको हम एनालाइज करने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। नेक्स्ट में क्या लिखा है, दिस मेथड इज आल्सो अप्लाई टू डिटरमाइन एनालिसिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट। ये मेथड कहाँ अप्लाई किया जाता है, डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है किसी भी सोल्यूशन में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं आप क्या करिए, 1 गिलास शरबत बना लिए, तो उसमें जो आप नींबू डालें तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, ठीक। ये हो गया इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है फंडामेंटल ऑफ, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बताना है। अब ये क्या लिख रखा है ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर लिखा है फंडामेंटल ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। क्या न्यू है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ का न्यू होता है ना घर का, उसी तरह से द सोल्यूशन विच इज, ठीक है, विच इज एनालाइज कैरी अननोन अमाउंट ऑफ केमिकल। हमने क्या कर दिया, कहीं से उठा के केमिकल लेके, हमको पता नहीं है, अननोन अमाउंट, हमको कुछ नहीं पता वो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर प्रयोग करेंगे भैया, एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, कहाँ है, उसको लिए हमें इंडिकेटर, जैसे अब गाड़ी जा रहे हैं, हमको नहीं पता यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, अब मान लेते बीच में हमें मुड़ना है तो बगल में इंडिकेटर जलाएंगे ना। तो जैसे मान लेते हैं अननोन अमाउंट में कोई चीज़ ले लिए तो हमें इंडिकेटर जरूरी है, जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिएक्शन करके वो बताएगा कि इंड पॉइंट में वो क्या बना रहा है। देखो क्या लिखा, अननोन अमाउंट शो द इंड पॉइंट, इंड पॉइंट में बताएगा कि एक्चुअल में कितना ये तुम्हारे पास दिया रहा है, ठीक। इसको आइडेंटिफाई करेगा वो,
ठीक है, तो इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए टाइट्रेशन मेजर द वैल्यू विद द कंप्लीट इन रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूशन इन रिएजेंट। मतलब क्या कर देते हैं, जब हमारे पास टाइट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम लास्ट में उसको क्या कर देते हैं, एनालाइज करते हैं। क्या कर देते हैं लास्ट में भैया, एनालाइज करते हैं। क्या कर देते हैं, एनालाइज करते हैं कि सॉल्यूशन रिएजेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी करने का काम करता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द इक्वेशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अननोन केमिकल एट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। मोल कॉन्सेंट्रेशन भी देखा जाता है। अब मोल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, किसी अमाउंट में कितनी मात्रा में कौन चीज़ प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मोल फ्रैक्शन किया जाता है। अब थोड़ा सा सर इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो 2-3 घंटा वीडियो हो जाएगा। अब इन सबको शॉर्ट में देखना रहेगा ना, तो प्लेलिस्ट बना दिया गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, उससे आप जल्दी से वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। अब लिखा प्रोसीजर फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्या प्रोसीजर है, कुछ ना कुछ प्रोसीजर होगा ना। जैसे मैच खेलने जाते हैं तो हम ये सब लगा देते हैं ना, ठीक है, वो सब लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं प्रोटेक्शन अपना अंडरवियर के नीचे, कहीं भाई ढेला ना लग जाए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो उसी तरह से क्या प्रोसीजर है, कोई प्रोसीजर होगा। यस सर, ए टिपिकल टाइट्रेशन शुड बी स्टार्ट विद द वीकर कंटेनिंग। सबसे पहले वीकर लेंगे, कंटेनिंग लेंगे। प्रिसराइज वैल्यू को प्रिसराइज करेंगे आप एनालाइट और स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिकेटर। मतलब सबसे पहले एक एनालाइट लेंगे, स्मॉल अमाउंट इंडिकेटर लेंगे। यही इंडिकेटर बताएगा कि जो आप लिए हैं एसिड है कि बेस है कि क्या चीज़ है। द सोल्यूशन डैट नीड टू एनालाइज शुड हैव ए स्पेसिफिक वेट इन ए सिंपल। जैसे तुम्हारे पास प्लस माइनस 0.0001 ग्राम ऑफ मटेरियल लिए। अब तुम सोचो इतनी अमाउंट में तुम्हारे पास क्या कर देना, कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो सैंपल मान लेते वेट ले रहे हैं, ठीक। इट इज इम्पोर्टेंट टू चूज राइट काइंड ऑफ मटेरियल विच इज बी एनालाइज द ऑब्टेन एक्यूरेट रिजल्ट। अब इसमें क्या होता है, ये जरूरी होता है कि चूज करना कि राइट काइंड ऑफ मटेरियल लिए हैं कि नहीं आप, ठीक है। तो ये सही तरह से आप लिए हैं कि नहीं, तो उससे हम एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलेगा। अब सही से कोई चीज़ लेबल नहीं करेंगे तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट कब वो नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये होगा प्रोसीजर के बारे में, ठीक। अब हमारे पास क्या हो जाते हैं, टाइट्रेशन इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में इतने टाइट्रेशन है, एसिड बेस टाइट्रेशन यानी नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो हमारे सिलेबस में इतने टाइट्रेशन मेरे भाई हैं, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, डिस्कस एंड क्लासीफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या होता है गुरुदेव, अब देखिए, अब कहेंगे सर ये कितने लोग इसको नमो नहीं पढ़े होंगे। देखिए, जो बुक पूरी तरह से ख़त्म कर दिया होगा, यानी बुक तुम्हारे पास जो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया होगा, उसको लास्ट में एक टॉपिक आया होगा कैंसर की दवा के बारे में, बस वही आपको यहाँ आइडेंटिफाई कर देना है, बस काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नियो यानी क्या होता है, नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिफिनेशन लिखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन कर दोगे, बस काम ख़त्म हो जाएगा। तो आपको हेडिंग ऐसे प्यारा सा डालना पड़ेगा नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में। अब नियोप्लास्टिक एजेंट गुरुदेव क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक। उसके बाद आप क्लासिफिकेशन कर देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक। देखिए, नोट में आपको एकदम से सटीक तरीके से, इधर तो इधर उधर करके हम पढ़ा रहे हैं ना, बट नोट में एकदम से सीक्वेंस में आपको दे दिया जाएगा, उसकी चिंता आप मत करिए, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, एंटी नियोप्लास्टिक। अब समझिए नियोप्लास्टिक क्या होता है। नियोप्लास्टिक मतलब किसी पर्सन को कैंसर हो गया तो उसे नियोप्लास्टिक बोला जाता है, ठीक। अब एंटी मतलब अगेंस्ट। अब समझ गए होंगे, ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर के सही करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसी को एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। तो क्या लिखा है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आर आल्सो कॉल्ड एंटी कैंसर एजेंट। मतलब एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को हम एंटी कैंसर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके सामने पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दो सब्सटेंस। अब इसकी परिभाषा तो लिखनी पड़ेगी। यस सर, दो सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीट कैंसर सेल। कैंसर सेल को हम क्या बोलते हैं, हेला सेल, इज कॉल्ड एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। अब देखिए, जैसे नॉर्मल हमारा सेल क्या कर देता है, एक है ये माइटोसिस हो रहा है, जैसे मियोसिस, कोई भी ले सकते हैं। इसमें क्या कर देता है, एक सेल से हमारे पास 2 सेल बनता है, तो कुछ लिमिट टाइम के बाद बनता है। जैसे मान लेते हैं हमारी अंगुली यहाँ से कट जाए, ठीक है, यहाँ से कट जाए तो कुछ समय के बाद अपने आप यहाँ के सेल, इसके अगल बगल के सेल इसको भर देंगे।
अब जान जाएंगे कि ये अच्छा भर गया तो अपने जो भी डिवीजन हो रहा ग्रोथ हो रहा उसको रोक देंगे। बट कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता। कैंसर सेल एक बार डिवीजन करना शुरू कर दिया तो टू बी कंटिन्यू, ये भूल जाता है बिना ब्रेक की गाड़ी भूल जाता है कि एक्चुअल में कहाँ रुकना है। तो कंटिन्यू अब क्या करेगा, मल्टीपल करते चला जाएगा और बड़ी तगड़ा ग्रो करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फ्लूरो, ठीक है, फ्लूरो रासील हो जाता है, सिस्पालाटीन हो जाता है, साइक्लोफास्फामाइड हो जाता है। तो ये आपके सामने दिया गया है। तो ये आपके सामने क्या होगा, इसकी डिफिनेशन के बारे में। अब इसका हम क्या कर देते हैं भैया, क्लासिफिकेशन तगड़ा देख लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन तगड़ा देख लेते हैं जो अपना काम हो जाएगा। ठीक, क्लासिफिकेशन हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, 96 पेज नंबर। कितनी दूर अभी कितनी दूर है, हो चंदन तोरा गाम हो। ठीक है, तो ये आपके सामने देखिए यहाँ पर लिखा है क्लासिफिकेशन के बारे में। आपको क्लासिफिकेशन ऐसे हूबहू सेम टू सेम करना है। ठीक है, रुकिए हम यहाँ से खुद से आपको करके हम दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर हम आपको अच्छे तरीके से देखिए, आपको हेडिंग डालना पड़ेगा ऐसे, क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, वो डिफिनेशन लिख के यहाँ से आपको क्या कर देना है, क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। क्लासिफिकेशन लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड में लाइन खींचिएगा। ऐसे मत करिएगा क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन लेंदी है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसमें पहला लिखे हैं तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, एल्कालाइटीन हो जाएगा एजेंट। एल्कालाइटिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जिसमें एल्कली ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट होगा। अभी इसका एग्जाम्पल वगैरह हम देख लेंगे। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स। मतलब एंटी मेटाबोलाइट्स क्या कर देता है, जो कैंसर सेल का उसका मेटाबॉलिज्म को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। अब बताइए, मेटाबॉलिज्म को यदि डिस्ट्रॉय करेगा तो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट होता है। जैसे हमारे पास आयुर्वेदा ग्रुप कुछ नहीं होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट हो जाएगा जो आपका एंटी कैंसर के तौर पे प्रयोग किया जाता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा तुम्हारे पास यानी नेक्स्ट देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कुछ एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स हमें कुछ यहाँ देना पड़ेगा। कुछ ऐसे आते हैं जो एंजाइम्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। एंजाइम मतलब एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं। ठीक, दूसरा नेक्स्ट में देखा जाए तो कुछ यहाँ पर मिसलेनियस होते हैं। ठीक है, आपके सामने कुछ मिसलिनियस होते हैं। ठीक, आपके देखिए बुक में बहुत बड़ा है, हम यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, मिसलिनियस हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होता है, कुछ हार्मोनल नेचर के होते हैं, कुछ हार्मोनल नेचर के होते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ से लिख देंगे। कुछ आपके क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, इन्हीं का हम क्या कर देते हैं, एक एक आंसर लिखते हैं। ठीक, एक एक आंसर लिखेंगे तभी आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो इतने होते हैं, दोबारा एक बार पढ़ के सुनाते हैं क्लासिफिकेशन में। या अब इसको हम इसका एग्जाम्पल के साथ, एनालाइटिक एजेंट में तुम्हारे पास नाइट्रोजन मस्टर्ड आता है। हमारे पास पहला एग्जाम्पल, पेन ही नहीं से सही से चल रही है भाई, वेट करना बताओ। ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर हमारे पास पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन मस्टर्ड आता है। क्या हो जाता है, नाइट्रोजन मस्टर्ड आता है। ठीक है, एक हमारे पास एग्जाम्पल। दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, ट्राइअजीन आता है। तो इसके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके सामने। एंटी मेटाबोलाइट्स में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, पहला आता है फोलेट आता है। क्या हो जाता है, फोलेट एंटागोनिस्ट आता है। ठीक है, एंटागोनिस्ट आता है, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पैरिनी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, पैरेमी है, डीन हो जाएगी, पैरामीडीन हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल। नेचुरल प्रोडक्ट मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो नेचर से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टैक्जेन हो जाएगा। दूसरा वेंका रोजिया का नाम सुने होंगे फार्माकोग्नोसी में।
एंटीबायोटिक में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। जैसे यहाँ पर पहली दवा तुम्हारे पास क्या होगी, एक्टिनोमाइसिन हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिन हो जाएगा जो आपके सामने दिए गए हैं। एंजाइम के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास एंजाइम तुम कैसे पहचानोगे, लास्ट में एस लगा होगा, एएसई लगा होगा, एस्पैराजीनेज लगा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। मिसलिनियस के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजाई यूरिया हो जाएगा, हाइड्रोजा यूरिया हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल। हार्मोन्स के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं, एंटी एड, ठीक है, एंटी एड्रेनर्जिल आते हैं, रीलीन आते हैं, एड्रेनिल आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक तुम्हारे पास और आता है GRH हार्मोन आता है। तो ये आपके सामने दिए गए हैं। तो इतना आपको क्लासिफिकेशन में लिखना पड़ेगा। दोबारा बता रहे हैं, देखिए आपको एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आएगा तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में डिफिनेशन बोले उसको विथ एग्जाम्पल, उसका क्लासिफिकेशन के बाद एग्जाम्पल, जितना हमसे पूछा उतना ही करिएगा। बुक में देखा जाए तो क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा, बट हमने एक सिंपल वे में यहाँ पर आपको करके समझाने की कोशिश की है, ठीक। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, इसके बारे में हम ध्यान से समझते हैं। फोर्थ नंबर क्या क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, यानी क्लासिफिकेशन ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होती इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स क्या होती, इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर इसमें क्या कर दिया, सबसे पहले देखो नॉर्मल बताना पड़ेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। फिर एक्सप्लेन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, मतलब सेडेटिव क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन और इसका डिफिनेशन। उसके बाद एक किसी भी कंपाउंड का, किसी एक कंपाउंड का अच्छे तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मतलब स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे तरीके से आपको बता देनी पड़ेगी। किसी भी एक का कर देने, जैसे डाइजापीम आ गया, कोई भी एक का कर देना काम हो जाएगा, ठीक। तो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स के बारे में। देखिए अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसी दवाइयाँ जो हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करती हैं, तो सबसे पहले इनको हम समझते हैं। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स पे आप डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। CNS इंटीग्रेटेड रेगुलेट द बॉडी एक्टिविटी कम्युनिकेट विद द PNS फॉर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, यानी CNS देखा जाए तो इंटीग्रेट करते हैं किससे, और हमारे शरीर को रेगुलेट करते हैं कि हमारी बॉडी मेंटेन रहे, और किससे कम्युनिकेट करके, PNS यानी पेरीफेरी नर्वस सिस्टम। जैसे अभी हाथ उठा रहे हैं तो PNS काम कर रहा है, कोई भी मैसेज आ रहा है तो हमारे पास पहले रीढ़ की हड्डी को देता, रीढ़ की हड्डी ब्रेन को उठा के देता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक तुम्हारे पास कोई ह्यूमन है, ठीक है, ये तो आपके सामने कोई ह्यूमन है, तो ये जो तुम्हारे पास इसका ये ब्रेन है, क्या हो गया, मेन ब्रेन है, और ये आपके सामने स्पाइनल कार्ड यानी हड्डी होगा। तो ये देखा जाए तो सेंटर में है, तो इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो वही लिखा सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन होते हैं। CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, मतलब CNS में दो चीज़ उपलब्ध होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होते हैं, ठीक। ब्रेन आपके सामने होगा, स्पाइनल कार्ड होगा, इसे हमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमें सबसे देखना पड़ेगा पूरा डिटेल में यानी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले सेडेटिव थोड़ा सा डिफिनेशन, यानी हिप्नोटिक्स थोड़ा सा डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कोई एक एग्जाम्पल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, काम हो जाएगा। तो क्या लिख रखा, सेडेटिव समझिए, सेडेटिव आर द टाइप ऑफ ड्रग्स दैट स्लो डाउन योर ब्रेन एक्टिविटी, मतलब जैसे आपको थोड़ा सा उलझन टाइप में है, ठीक है, या प्यार मोहब्बत में धोखा पा गए हैं, ठीक है, तो सेडेटिव दिया जाता है जो हमारे ब्रेन एक्टिविटी को थोड़ा बहुत कम कर देगा। तो भाई हम नींद आएंगे, सोएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो वही लिख रखा है, सेडेटिव तुम्हारे पास एक तरह का ड्रग्स होता है जो ब्रेन एक्टिविटी को थोड़ा सा स्लो डाउन, पूरी तरह से स्लो डाउन कर देगा तो आदमी दिक्कत हो जाएगी। जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब सेडेटिव टू ट्रीट कंडीशन लाइक एंजाइटी एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर, मतलब क्या होता है, अब ये मत सोचना कि भैया जाएं मार्केट में खरीद के सेडेटिव ला खा लिए मर जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। सेडेटिव रिड्यूस द एक्साइटमेंट, हमारे शरीर के अंदर जो एक्साइटमेंट है, जैसे अभी मान लेते तो कहीं धोखा वोखा पाएँ तो खतरनाक टाइप मार देंगे, यही कर देंगे, हाथ काट लेंगे, वो कर देंगे, ठीक। एक्साइटमेंट को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेडेटिव को आल्सो नोन एज एंटी, ठीक है, यह लिखा एंजोलाइटिक एजेंट भी बोला जाता है। ये सेडेटिव के बारे में। हिप्नोटिक्स के बारे में आपके सामने दिया गया, हिप्नोटिक्स आर द मेडिकेशन यूज टू इंड्यूज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, मतलब आपको नींद नहीं आ रही है सही से, तो उनको सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं,
हिप्नोटिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिप्नोटिक्स का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल डाइजापाम एंड अल्प्राजोलाम होता है। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास दिया गया है क्लासिफिकेशन के बारे में, तो आपके सामने इतना क्लासिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट में अब देखिए, ये जो बीच बीच में किया गया, मान लेते हैं आपको ये नहीं याद है, ये और ये याद रखना, यूरिया डेरिवेटिव याद रखना, बेंजोडाइजापीन याद रखना, नॉन बेंजाडाइजापीन याद रखना है। इसी में एक एक दो दो ड्रग्स का नाम लिख देंगे, बस काम हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये नहीं याद होता तो अच्छी बात, नहीं याद होता तो आपको ये याद करना पड़ेगा, यूरिया डेरिवेटिव, बेंजो यानी बेंजोडाइजापीन और नॉन बेंजाडाइजापीन, एक दो एग्जाम्पल, बस काम अपना खत्म हो जाएगा। तो लिखें, यूरिया डेरिवेटिव के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, लॉन्ग एक्टिंग आते हैं। पहले इसमें एग्जाम्पल आता है, पहले देख लेते हैं। लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग आता है। लॉन्ग एक्टिंग में देखा जाए तो फिनोबार्बिटोन आ जाता है, फिनोबार्बिटोन यानी फिनोबार्बिटोन और मीफोबार्बिटोन आता है, दो दवाइयाँ इसमें आती हैं। शॉर्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूटाबार्बिटोन आता है और मेथा हेक्जिडो यानी हेक्जियोटोन आता है। इसके अंतर्गत दो ड्रग्स आती हैं। ठीक, नेक्स्ट में देखा जाए अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास थियोपेंटॉन आता है और हेक्साबार्बिटोन आता है। तो ये दवाइयाँ इसमें दी गई हैं। ठीक, अब हिप्नोटिक्स में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, डाइजापाम आ जाते हैं, अल्प्राजोलाम आता है। ये दो दवाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं। एंटी एंजाइटी में देखा जाए तो डाइजापाम आता है, ऑक्साजेपाम आता है। एंटी कांसुलेट में देखा जाए तो लोराजेपाम आता है और डाइजापाम आता है। ठीक, अब देख सकते हैं डाइजापाम यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ, तो ऐसे कॉमन याद रखिए दो तीन दवाइयाँ। नॉन बेंजाडाइजापीन में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जोपिक्लोन आ जाता है, जेपी डेम आता है। तो ये हो जाएगा इनके बारे क्लासिफिकेशन के बारे। अब किसी एक दवा का क्या कर देंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, ये आपके सामने केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कैसे इसे स्टेबल वगैरह रखना पड़ेगा, ब्रांड नेम और यूज लिखते काम खत्म कर देंगे। तो इसमें हमारे पास एक स्टार कंपाउंड है डाइजापाम का। तो डाइजापाम क्या होता है, डाइजापाम लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब ये लंबे समय तक काम करने वाली दवाओं में से एक है। ठीक, डाइजापाम इज ए बेंजाडाइजापीन हैविंग एंटी कांसुलेंट, एंटी यानी एंजियोलाइटिक, मसल रिलैक्सेंट तथा सेडेटिव प्रॉपर्टी की होती है। ठीक, ये हो गया। आईयूपीएसी नेम देखा जाए तो आपके सामने स्ट्रक्चर आईयूपीएसी नहीं याद रहेगा, आईयूपीएसी में मत लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, आप में केमिकली ये लिख दीजिएगा कि कहाँ कहाँ कैसे स्टेबल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या पड़ेगा भाई, ठीक, पहला दे रखा है स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन। डाइजापाम इंजेक्शन को केमिकली स्टेबल करने के लिए 5 ml डोजेज को हम डिस्पोजल ग्लास में रखते हैं। ठीक है, डिस्पोजल ग्लास में रखा जाता है। सिरिंज फॉर ऑफ द 90 डे दे ऑफ द स्टोरेज है, तो 4 से लेकर 30 डिग्री, कहने का मतलब डाइजापाम इंजेक्शन यदि बना के सिरिंज में भर दिए तो आपको फ्रीजर में रखना पड़ेगा, वो भी 90 दिन के अंदर उसे यूज करना पड़ेगा। ठीक, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। इट शुड बी स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर, मतलब इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या कर देना है, स्टोर करके रख देना है। ठीक, फिर क्या लिखा, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन देखा जाए तो टैबलेट के रूप में, रेक्टल जेल के रूप में, ओरल सॉल्यूशन तथा इंजेक्टेबल सॉल्यूशन के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है। ठीक, अब पॉपुलर ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होगा, वैलियम के नाम से आ जाता है और डेस्टिटेट एक्यूडाइल के नाम से आ जाता है, डाइस्टेट के नाम से मार्केट में आता है। यूजेज की बात की जाए, एंजाइटी को सही करने के लिए और तुम्हारे पास प्री मेडिकेशन, एंटी काउंसलेंट तथा सेडेटिव के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके सामने इतनी दवाइयाँ थीं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक, 5वां नंबर आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है। 5वां नंबर क्वेश्चन में दे रखा, अब भन्न से बताइए क्या कर दिए हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन तो हमसे पूछ दिया है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है जी, वही सेम टू सेम पूछा है। डिफाइन एंड क्लासीफाइड डायूरेटिक्स, मतलब सबसे पहले डायूरेटिक की डिफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसकी क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिस्कस देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी एक दवा की केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, काम अपना हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले डायूरेटिक होता क्या है। ठीक है, डायूरेटिक्स क्या होता है इसके बारे में आप समझिए क्या होता है। डायूरेटिक आपके सामने है, सुने होंगे किसी पर्सन को पेशाब रुक रुक के आता है। ठीक, यस सर, रुक रुक के आता, तो उसको सही करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किए जाते हैं उसी को सिंपल सा डायूरेटिक्स बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है, दोज ड्रग्स विच आर यूज टू प्रमोट डायूरेसिस, मतलब ऐसी दवा जो हमारे पास यूरिनेशन को फ्लो करने के लिए, यूरिनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसी को डायूरेटिक्स बोला जाता है।
ड्रग्स प्रमोटिंग यूरिन आउटपुट इज नोन एज डायूरेटिक बोला जाता है। मतलब कि हमारे पास यूरिन नॉर्मल आ रहा है तो उसको प्रमोट करती है, ठीक है, प्रमोट करती कि यूरिनेशन फ्लो जल्दी जल्दी हो, तो उसको सही करने के लिए जिस दवा का प्रयोग करते हैं उसी को डायूरेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। दीज ड्रग्स प्राइमरीली इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इन आयरन। ये ड्रग्स मोस्टली क्या होती हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इन आयरन, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो वाटर और आयन है उसको एक्सक्रीशन को प्रमोट करती है। जितना ज़्यादा हमारे पास वाटर मिलेगा और आयन से कंबाइन करके शरीर से हमारे पास बाहर निकल जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में। क्लासिफिकेशन देखा जाए तो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। क्लासिफिकेशन में क्या होगा, लूप डायूरेटिक, थियाजाइड डेरिवेटिव होता है और यहाँ पर वीक डायूरेटिक होता है। अब इसके अंदर ये नहीं याद रहेगा तो एक दो एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है कि नहीं गुरुदेव बताए दिए तो रट लें, ऐसा नहीं, ठीक है। लास्ट में मान लेते ये नहीं याद रहे, ये नहीं याद रहे, ये नहीं रहे, तो इसमें से एक दो दवा जो है ना तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। लूप डायूरेटिक में पहला एग्जाम्पल फुरसमाइड आता है, इसी ये स्टार कंपाउंड है, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। फिर दे रखा है ब्यूटानाइड दे रखा है, ये भी आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे। इथाक्राइनिक एसिड आता है। नेक्स्ट में थियाजाइड डेरिवेटिव में तुम्हारे पास बेंजा थियाजाइड आता है, जाइबा यानी जाइपा माइड आता है, क्लोरोथियाजाइड आता है यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोथियाजाइड आता है। तो इतने आपके दवाइयाँ हो गई हैं, ठीक। वीक डायूरेटिक के अंतर्गत इतने आते हैं। क्रोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है जिसे हम एसिटाजोलामाइड बोलते हैं। नेक्स्ट में पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक होता है जो पोटेशियम लेवल को हमारे शरीर के अंदर मेंटेन करता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्पायरोलैक्टोन आता है और ठीक है, इफ्लिरिनॉन आता है, तो ये आपके सामने हो जाएगा। ऑस्मोटिक डायूरेटिक के अंतर्गत तुम्हारे पास दो एग्जाम्पल आते हैं, मैनिटॉल आता है और ग्लिसरॉल आता है। ये दो दवाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो ये हो गया डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन। किसी एक दवा को हम अच्छे तरीके से यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया जी, एक किसी दवा को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। डायूरेटिक्स, रुक जाइए, वेट करिए ब्रदर्स। एंटी फंगल, नॉन स्टेरॉयडल, मेफ्टॉमिक, ठीक है, फुरसामाइड, किसी एक को हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने, इसी को कर देते हैं फुरसामाइड, ठीक है। तो ये आपके सामने फुरसामाइड दिया गया। फुरसामाइड का केमिकल ये स्ट्रक्चर, ये IUPAC नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, मेनली ये आप लिख देना है, ठीक है। मेनली क्या लिखना है, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। सूर्य के प्रकाश तथा लाइट यानी मॉइस्चर से इसे क्या करना पड़ेगा, आपको दूर रखना पड़ेगा। डू नॉट स्टोर मॉइस्चर इन डैम्प एरिया, मतलब ऐसे एरिया में नहीं रखना पड़े जहाँ पर मॉइस्चर परसेंट है, यहाँ पर नहीं रखना पड़ेगा। फार्मूलेशन की बात की जाए तो टैबलेट और इंजेक्शन के रूप में मार्केट में आता है। ब्रांड नेम की बात की जाए फुरसीमीन के नाम से आ जाता है, फ्रूसीम के नाम से आ जाता है, लैसिक जो दवाइयाँ होती सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली ये है, ठीक। उसके बाद यूजेज की बात की जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, किसी पर्सन को हाइपरटेंशन हो गया तो उनको सही करने के लिए हम इस कैटेगरी की दवा प्रयोग करते हैं। प्रिवेंट रीनल फेलियर, किसी कोई पर्सन रीनल फेलियर हो चुका है तो उसको सही करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये आपके सामने फुरसामाइड दिया गया है, ठीक। ये हो गया आपके सामने ब्रांड नेम और यहाँ से यूजेज हो चुका है, ठीक। तो ये आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है यार नेक्स्ट में एक्सप्लेन द फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड रिलेटेड एजेंट, मतलब सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कोलिनर्जिक ड्रग्स एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग्स होती क्या, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग्स जैसे सिंपैथिक ड्रग्स आप पढ़े होंगे उसी के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपके सामने, ठीक है। 86 ये हो जाएगा, ठीक है। तब इस दवा को हम अच्छे तरीके से यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या हुआ जी, ये ठीक है। अरे यार कहाँ चला जाता है सारा सब। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिया गया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। इसके बारे में डिफिनेशन वगैरह पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा, किसी एक दवा को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटेड एजेंट के बारे में बताना पड़ेगा। तो आपके सामने दे रखा कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड रिलेटेड एजेंट के बारे में। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक। तो क्या लिख रखा है पहले सुनिए आप यहाँ से।
क्या दिया है आप ध्यान से सुनिए। कह दे रखा कोलिनर्जिक ड्रग्स से रिलेटेड एजेंट हमसे पूछा गया है। पहला दे रखा इसको हम आल्सो नोन एज पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या लिख रखा है, कोलिनर्जिक ड्रग्स आर द कैटेगरी ऑफ फार्मास्यूटिकल एजेंट। मतलब देखा जाए तो कोलिनर्जिक ड्रग्स फार्मास्यूटिकल एजेंट के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट एक्ट अपॉन द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन के बारे में आता है। अभी करता क्या है, द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर विद इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम यानी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथी जो किसी चीज़ को बढ़ावा देता, पैरासिम्पैथी जो किसी चीज़ को डाउन करने का काम करता है, तो उस पर एक वर्क करता है। इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो आपके सामने क्लासिफिकेशन दिया गया है। क्या दे रखा है इसे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर कोलिनर्जिक ड्रग्स में सबसे पहले आते हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट आता है, जो डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जैसे किसी किसी बुक में देखेंगे डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग दिया गया है, बट अच्छी बुक में देखेंगे तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट दिया रहता है, जिसे हम डायरेक्ट एक्टिंग के नाम से जानते हैं। एंटी कोलिनर्जिक स्ट्रेसेस दिया गया है। अब इसमें एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या हो जाए, एसिटाकोलिन आ जाएगा, मेथाकोलिन आ जाएगा, ये सब आपके इसके एग्जाम्पल हैं। कार्बाकोल हो जाएगा, मेथाबेनाडोल हो जाएगा, एरिकोलिन हो जाएगा, पाइलोकार्पिन हो जाएगा। तो इतने ड्रग्स इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट में रिवर्सिबल तथा इरिवर्सिबल के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। रिवर्सिबल के अंतर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यानी लिखा है फाइसोस्टिग्मीन आता है, नियोस्टिग्मीन आ जाता है, और तुम्हारे पास क्या होगा, टेरिन आता है। इतने एग्जाम्पल हो जाएंगे इन सब चीज़ के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में तुम्हारे पास कार्बोराइल आता है। नेक्स्ट में प्रोपोसक आता है। ठीक है, दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डाइफ्लोस के नाम से आ जाता है, डाइजोनोन के नाम से आता है। ठीक, तो इतनी तुम्हारे पास दवाइयाँ हो गई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो ये हो गया इन सब चीज़ के बारे में। किसी एक ड्रग्स को आपको एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, किसी एक ड्रग्स को, यहाँ पर एसिटाकोलिन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपके सामने सा स्ट्रक्चर, ये आपके सामने उसका आईयूपीएसी नेम है। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ से हमारे पास दिया गया है, रूम टेम्परेचर पे रखना है। ठीक है, स्पेशल टाइप कंटेनर मतलब बंद कंटेनर में आपको रखना पड़ेगा। सूर्य के प्रकाश तथा मॉइस्चर से इसको आपको दूर रखना पड़ेगा। फार्मूलेशन की बात की जाए, पाउडर फॉर इंजेक्शन, पाउडर के फॉर्म में इंजेक्शन, पाउडर के रूप में इंजेक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जेल के रूप में आता है मार्केट में। ब्रांड नेम की बात की जाए तो मियोकॉल ई के नाम से आ जाता है। यूज की बात की जाए तो कैटरैक्ट सर्जरी, किसी पर्सन को सर्जरी हो रही है, आँख की मोतियाबिंद का सर्जरी हो रहा है तो उसको सही करने के लिए। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कीरोटो यानी लिखा कीरोटोप्लास्टिक यानी मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने रहा टोटल एसिटाकोलिन के केमिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी यही स्ट्रक्चर वगैरह बताना पड़ेगा कि यह क्या चीज़ इसमें उत्पन्न होती है। तो ये आपके सामने 6 क्वेश्चन हमने पूरा डिटेल में कवर कर लिया। जब नोट प्रोवाइड कराया जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, चलिए हमारे पास पार्ट बी की तरफ रुक करते हैं। यहाँ पर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। ये तो भाई आता ही आता है क्वेश्चन में। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन तो ऐसा कोई साल नहीं जिसमें आए नहीं, तो इसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके सामने दे रखा है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। तो अब क्या लिख रखा है, एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं भैया। ठीक है, अब क्या लिख रखा है इसके बारे में सुनते हैं। ठीक, अब एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन। अब क्या लिख रखा है यार, ठीक है देखिए, करिए एक्यूरेसी पहले हेडिंग डालना पड़ेगा, एक्यूरेसी फिर प्रिसीजन डालना पड़ेगा। तो एक्यूरेसी के बारे में लिख के आपको काम कर दे। एक्यूरेसी जी यानी एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज टू मेजर वैल्यू ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ
क्वांटिटी, मतलब क्या कह रखा है, जैसे एक कोई चीज़ लिए कि 10 ml लिया, अब दूसरा 2-3 चीज़ जब लोगे तो 10 ml के जब समीप आना चाहिए तो उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। कहते हैं यार एक्यूरेट हो गया, जैसे ये वाला गेम आप खेले होंगे तो ये बीच में सेंटर पॉइंट है, 3-4 हिट किए आप यहीं पर बहुत सेम टू सेम लगा तो ये एक दूसरे के एक्यूरेट हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्यूरेट बोला जाएगा। एक्यूरेसी इज आल्सो नोन एज एक्यूरेट वैल्यू बोला जाता है, मतलब एक्यूरेसी को एक्यूरेट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। एक्यूरेसी इज आल्सो डिस्क्राइब ए डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बोला जाता है बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड एक्सेप्टेबल वैल्यू, मतलब ये जो बीच में मेजर वैल्यू है और एक्सेप्ट की है, जो हम तीर मारे हैं उसके समीप है तो उसके एक्यूरेट वैल्यू बोला जाएगा। तो आपके सामने दिया गया। प्रिसीजन क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा बस। प्रिसीजन ये डिफाइन एज द क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन ऑन द अदर क्या लिखा है, रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। कहने का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में एक दूसरे के समीप रहते हैं, अपने आप को याद रखना, वो कहीं भी रहे उससे टेंशन नहीं, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, यहाँ रहे, तीनों जो मारे हो, जैसे मान ले तो तीनों हमने हिट किया, तीनों देखा जाए तो यहाँ पर लगा हुआ, जो तीनों जब यहाँ पर लगा हुआ तो एक दूसरे के ये समीप है, तो इसको क्या बोला जाएगा भाई, प्रिसीजन बोला जाएगा। प्रिसीजन आर डिफाइन एज द एग्रीमेंट यानी अमॉन्ग क्लस्टर ऑफ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, हाउएवर इट डज नॉट ठीक है इम्प्लाई एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू अदर रिलेशन टू द ट्रू वैल्यू। कहने का मतलब क्या होता है, अपने आप में एक दूसरे के समीप रहे बट इससे दूर रहे तब भी कोई टेंशन नहीं, इसके पास रहे तब भी कोई टेंशन नहीं, ये बट आपस में क्लोज होना चाहिए। याद रखना, आपस में क्लोज रहेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, प्रिसीजन बोला जाएगा। ठीक, तो आपके सामने ये रहा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन SAID बोला जाता है। ठीक, अब ये क्या होता है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपसे पूछ सकता है, कह देगा आपसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का डिफिनेशन बताइए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए ये कहा था, इस पर 60 नोट लिखने का मतलब इसकी डिफिनेशन लिख देंगे और इसका क्लासिफिकेशन, बस काम खत्म। 1-2 एग्जाम्पल लिख देंगे, अपना फिट आ जाएगा काम। ठीक है, तो आपके सामने देखिए ये दिया गया है यहाँ से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के बारे में। अब ये क्या कैसे, इसके बारे में हम यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको अच्छे तरीके से, क्या दे रखा। सबसे पहले समझते हैं एंटी इन्फ्लामेशन का। इन्फ्लामेशन मतलब कहते हैं सूजन हो गया। ठीक है, सूजन हो गया, यस सर सूजन हो गया। ठीक है, तो अब उसी को सही करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को सिंपली हम क्या बोलते हैं भाई, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट बोला जाता है। तो क्या लिख रखा, आप ध्यान से सुनिए। लिखा द ड्रग्स यूज टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, मतलब ऐसी दवा जो स्वेलिंग को कम करे, पेन को कम करे। ठीक है, उस टर्म को हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं। अब ये कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, कहीं पर थोड़ा बहुत पेन हो रहा तो उसको सही करने के लिए, उसके साथ साथ किसी पर्सन को फीवर हो गया उसको सही करने के लिए, उसके साथ साथ किसी पर्सन को इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, किसी पर्सन को इन्फ्लामेशन होगा तो उसको सही करने के लिए, मतलब ये सब चीज़ सही करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, बस ये डिफिनेशन हो गया। अब क्लासिफिकेशन और 1-2 एग्जाम्पल लिख देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। इसे देखा जाए तो फर्दर 3 में डिवीजन किया गया। नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत आता, पहला नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत आता, सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत आता है। दूसरा एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इतनी तुम्हारे पास दवाइयाँ दोबारा बता रहे हैं। नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत जैसे एस्पिरिन आता, आइबुप्रोफेन आता, डाइक्लोफेनेक आता, मेफनामिक एसिड आता है, साइक्लोफेनेक आता। तो ये आपके सामने जितनी दवाइयाँ दी गई हैं, क्या दोबारा बताते हैं, एस्पिरिन आ जाता है, आइबुप्रोफेन आ जाता है, डाइक्लोफेनेक आ जाता है, मेफनामिक एसिड आ जाता है, साइक्लोफेनेक आता है। सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सोलोकॉक्सिबी आता है और मेलाक्जिकैम आता। इतनी दवाइयाँ इनके अंतर्गत आती हैं। एनाल्जेसिक जिसे हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स बोलते हैं विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के अंतर्गत पैरासीटामॉल आता है। ठीक, अब हमारे सिलेबस के अंतर्गत है, यानी एग्जाम्पल ऑफ NDDS इन आवर सिलेबस। ठीक है, इन आवर सिलेबस मतलब हमारे सिलेबस में देखा जाए तो ऐसी कितनी दवाइयाँ हैं अकॉर्डिंग टू PCI, क्योंकि हमें सब कुछ PCI के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली दवा आपके सामने क्या हो जाती है, एस्पिरिन आती है। क्या हो गया, एस्पिरिन आती है। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाता है, डाइक्लोफेनेक आता है। ठीक है, डाइक्लोफेनेक आता है।
तीसरा तुम्हारे पास एग्जाम्पल में तुम्हारे पास आइबुप्रोफेन आता है, ठीक है, आइबुप्रोफेन आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है जिसे हम पायरोक्सिकैम बोलते हैं, ठीक है, पायरोक्सिकैम बोला जाता है, ये आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास एग्जाम्पल आ जाता है हम जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलोकॉक्सी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, मेफनामिक एसिड आता है, क्या हो गया, मेफनामिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, मेफनामिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पैरासीटामॉल हो जाएगा। नेक्स्ट में एसेक्लोफेनेक हो जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा विकास सर, यस मिल जाएगा भाई, ठीक है, एसेक्लोफेनेक आता है, ठीक है, एसेक्लोफेनेक आता है, इतनी तुम्हारे पास दी गई है, ठीक। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, रिफाम्पिसिन हमसे पूछा गया है, ठीक है, रिफाम्पिसिन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कितना दे रखा, 97, ठीक है, ये आपके सामने रिफाम्पिसिन आ जाएगा। तो आपको ये स्टार कंपाउंड नहीं है, ये देखा जाए तो आपके सामने देखा जाए तो कौन सी दवा के अंतर्गत आता है, टीबी की दवा को सही करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं। सबसे पहले आपको रिफाम्पिसिन हेडिंग डालना पड़ेगा, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, कीप अवे फ्रॉम, ठीक है, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट और मॉइस्चर, ये तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, सनलाइट एंड मॉइस्चर से आपको क्या करना पड़ेगा भाई, दूर रखना पड़ेगा, पहला। दूसरा दे रखे हैं, और किससे दूर रखना पड़ेगा, सनलाइट से दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे इसे स्टोरेज करना पड़ेगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या होगा, बंद कंटेनर में रखना पड़ेगा, एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा, एयर टाइट कंटेनर में आपको रखना पड़ेगा। तो ये आपके सामने हो जाएगा इन सब चीज़ों के बारे में, इतना चीज़ हो गया इनके बारे में। उसके फार्मूलेशन की बात की जाए तो मार्केट में कैप्सूल के रूप में आता है और पाउडर के रूप में आता है, टैबलेट के रूप में आता है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो आर्सिन के नाम से आ जाता है, रिफापिन के नाम से आ जाता है, रिफवेल के नाम से आता है। यूजेज की बात की जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ हैंसन डिजीज, किसी पर्सन को हैंसन डिजीज हो गया उसको सही करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस यानी जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए। तो लिखा तुम्हारे पास ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए, फ्यूसिडिक एसिड को सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ठीक है, फिरसामाइड यानी रिफाम्पिसिन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया इन सब चीज़ के बारे में, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में, आपको प्यारा सा ऐसे हेडिंग डाल देना है एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। अब क्या होता है, कैसे होता है, इसको भी हम यहाँ से देखते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन इज यूज फॉर द एनालाइजिंग द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बेस क्वांटिटिवली। कहने का मतलब क्या होता है, कोई आपको कंपाउंड दे दिया जाए कि अच्छा भैया एसिड है कि बेस है बताओ, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बहुत सारे इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो एसिड बेस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से तुमसे कह देगा नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखना, द प्रिंसिपल ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन इज बेस ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन देखा जाए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर बेस होता है, ठीक। रिएक्शन अकरिंग बिटवीन द एसिड और बेस, मतलब एसिड और बेस कभी भी रिएक्शन करते तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें देखिए एसिड हो गया प्लस में बेस हो गया, एसिड बेस जब रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनाएंगे, प्लस में तुम्हारे पास क्या बनाएंगे भैया, वाटर बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब कहेगा डिफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे, एसिड रिएक्ट विथ बेस एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म salt and water is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब कोई कह देगा स्ट्रॉन्ग एसिड का जरा नाम बताना, तो ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड के अंतर्गत देखा जाए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, CH3COOH आता है। लैक्टिक एसिड आपके एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है। स्ट्रॉन्ग बेस के अंतर्गत देखा जाए तो NaOH आता, KOH आता, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आते हैं। वीक एसिड वीक बेस के अंतर्गत तुम्हारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड आते हैं। तो ये हो गया इनके बारे में। हमारे सिलेबस में टोटल एसिड बेस
एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए टोटल 3 थ्योरी है। एक आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लेवरी थ्योरी और लेविस थ्योरी। अब कहेंगे सर इसको एक्सप्लेन करिए, शॉर्ट में आप इतना ही लिखेंगे, यदि लॉन्ग आएगा तब इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा डिटेल में। ठीक, तो ये हो गया एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, इंसुलिन के बारे में। ठीक है, इसको हम अभी क्या कर देते हैं, ऐसे ही रखते हैं। ठीक है इंसुलिन, ठीक है, तो इंसुलिन पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम पीडीएफ में डाल देंगे क्योंकि शॉर्ट है। इंसुलिन पैंक्रियाज वगैरह बारे में बताना पड़ेगा, इससे हमें थोड़ा सा बायो से लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मेडिसिनल गैस के बारे में बताना पड़ेगा। क्या लिखा, डिस्कस इन ब्रीफ मेडिसिनल गैस, मतलब मेडिसिनल गैस होती क्या है। ठीक है, मेडिसिनल गैस होती क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन, 1-2 एग्जाम्पल देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने पास मेडिसिनल गैस के तरफ। ठीक है, 50 ट्रॉपिकल। ठीक है, तो आपके सामने ऐसे हेडिंग डालनी पड़ेगी मेडिसिनल गैस के बारे में। देखिए आपके सामने मेडिसिनल गैस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, 1-2 एग्जाम्पल लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। इतना केवल आपको लिखना पड़ेगा। तो मेडिसिनल गैस क्या होती है, दोज गैस विच आर यूज टू मेडिसिनल पर्पज, मतलब ऐसी गैस है जो मेडिसिनल पर्पज के लिए प्रयोग की जाती हैं। किसके लिए, पेशेंट डायग्नोस इट कॉल्ड मेडिसिनल गैस है, मतलब सिंपल से ऐसी गैसेस होती हैं जो मेडिसिनल पर्पज के लिए प्रयोग की जाती हैं। मेडिसिनल पर्पज के लिए प्रयोग की जाती हैं जो पेशेंट को सही करने के लिए, उस गैसेस को मेडिसिनल गैस कहते हैं। मेडिसिनल गैस आर यूज फॉर द पेशेंट डायग्नोस, मतलब पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन, मतलब कोई अभी लड़ा भिड़ा है ट्रामा केस में तो सही से सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको हम ऑक्सीजन वगैरह लगा देते हैं। सुने होंगे ना, तो ये भैया इनको ऑक्सीजन लग गई हो, तो उन सबको सही करने के लिए, ठीक है, पेशेंट को सही करने के लिए जिस गैस का प्रयोग करते हैं उसी को मेडिसिनल गैस बोलते हैं। तो ये लिखा, मेडिसिनल गैस आर यूज फॉर द पेशेंट डायग्नोसिस, पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन में सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, मेडिसिनल गैस का प्रयोग करते हैं। नेचुरली मेनी यूजफुल गैसेज प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में देखा जाए तो बहुत सारे गैसेज प्रेजेंट होती हैं। ठीक, मेडिसिनल गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिसिनल एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल पर्पज, मतलब मेडिसिनल गैसेस देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए और मेडिसिनल पर्पज दोनों के लिए। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिनल गैसेस इन आवर सिलेबस, मतलब हमारे सिलेबस में देखा जाए तो कितने गैसेस हैं, O2 हमारे पास गैसेस है, ऑक्सीजन गैसेस। अब कहेंगे इसको कैसे, क्या नीचे हमने एक्सप्लेन कर दिया, बट आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। नाइट्रोजन गैसेस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ठीक, हमसे केवल 60 नोट कहा तो हमने 60 नोट इतना आपको बता दिया है। अब मन कर रहा है ऑक्सीजन तो यूज लिख देना, नाइट्रोजन का थोड़ा बहुत यूज लिख देता, कार्बन का थोड़ा बहुत यूज लिख देना, अपना 1 पेज भर जाएगा, मस्त हो जाएगा काम। ठीक, तो ये हो जाएगा मेडिसिनल गैस के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा ट्रॉपिकल एजेंट के बारे में। अब ट्रॉपिकल एजेंट को हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के नाम से जानते हैं। 7 नंबर पे तुम्हारे पास आता है, 43 पेज नंबर पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रॉपिकल एजेंट पूछा, देखिए ट्रॉपिकल एजेंट इज आल्सो नोन एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल एजेंट सिंपल सा क्या होता है, जो हमारी ऊपरी सतह पर लगाया जाता है, बस यही आप समझिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल वगैरह भी आपको दे देंगे, बस काम हो जाएगा। एंटी माइक्रोबियल एजेंट या आप ट्रॉपिकल एजेंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख रखा है, दोज केमिकल दैट आर यूज टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये होते क्या हैं, जैसे कहीं आपके शरीर पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, फंजाई ग्रो कर रहा है, प्रोटोजोआ ग्रो कर रहा है, तो इन सबको किल करने के लिए अथवा ग्रोथ को रोकने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटी माइक्रोबियल एजेंट या ट्रॉपिकल एजेंट के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। फिर क्या लिख रखा, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस लाइक डिसइंफेक्टेंट आर जनरली यूज टू क्लीन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को क्लीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको फर्दर इतने में क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, कितने में, एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती, जर्मियोसाइड होती है। अब एंटीसेप्टिक जैसे अब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। डिसइंफेक्टेंट और बैक्टीरियोस्टैटिक और जर्मिसाइड, बस ये काम खत्म। और 1-2-3 एग्जाम्पल बता देंगे, आप काम खत्म हो जाएगा। और ये हूबहू सेम टू सेम कॉपी से दिया गया, बुक से ही दिया गया, सिलेबस उठा के। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक है ये डिफाइन है द डिस्ट्रैक्शन या इनहिबिट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग टिश्यू, मतलब हमारे शरीर के ऊपर कहीं
ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ, तो उसको सही करने के लिए हम एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं। डू नॉट हार्म लिविंग टिश्यू, ये लिविंग टिश्यू को हार्म नहीं करते हैं। अब यहाँ पे डिसइंफेक्ट, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, दिस सब्सटेंस किल द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसी को डिसइंफेक्टेंट बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर यूज टू इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर देते हैं, सही यानी याद रखना इनहिबिट करते हैं, मारते नहीं है, उसको बैक्टीरियोस्टैटिक बोला जाता है, जो मारते हैं उसे बैक्टीरियोसाइड बोला जाता है। अब जर्मीसाइड क्या होता है, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे उसे हम जर्मीसाइड बोलते हैं। जब फंगस को मारेंगे तो फंगीसाइड, बैक्टीरिया को मारेंगे तो बैक्टीरियोसाइड, वायरस को मारेंगे तो वायराडोसाइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम एक टॉपिक यहाँ से लिख देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एंटी यानी, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ टॉपिकल एजेंट के बारे में, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, टॉपिकल एजेंट के बारे में हो जाएगा। ठीक है, 2-3 हम एग्जाम्पल लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल लिख देते हैं एंटी, पहले देखा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, जो जले में बहुत तगड़ा काम करता है भाई। ठीक है, आयोनिक सिल्वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोनिक सिल्वर हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, पर ऑक्साइड हो बहुत है। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने हाइड्रोजन के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, प्रिंसिपल एंड लिमिटेशन ऑफ मोहर मेथड, मतलब मोहर मेथड का तुम्हारे पास क्या होता है, यदि आप क्लोराइड का, ठीक है, अच्छे तरीके से ऐड किए होंगे, ये भी आउट ऑफ सिलेबस, ये बी फार्मा से उठा के दिया होगा मोहर, अरे सिलेबस में कहा है, जब आपको थोड़ा सा पढ़ाया गया होगा सिल्वर क्लोराइड के बारे में, क्लोरीन टेस्ट केवल बताया गया, मोहर टेस्ट का उपयोग कीजिए, बस एक चीज़ सेम टू सेम यहाँ पूछा गया, तो ये थोड़ा सा खराब चीज़ें हैं। तो मोहर टेस्ट क्या होता है आपके सामने यहाँ दिया गया है, मोहर टेस्ट क्या होता है इनके बारे में समझिए। मोहर मेथड इज इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है जो मोहर मेथड से किया जाता है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम डेवलप बाय द मोहर, मोहर ने डेवलप किया था। इनका पूरा नाम तुम्हारे पास क्या होता है, कार्ल फ्रीडरिच मोहर का नाम से जाना जाता है। क्या नाम देते हैं, कार्ल फ्रीडरिच मोहर के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसमें ये कहाँ यूज किया जाता है, ये एक तरह का इंडिकेटर होता है कि भैया सही से इंड प्रोडक्ट निकला है कि नहीं है, तो लिखा इंडिकेटर यूज K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेनेट बोलते हैं। अब ये याद रखना, कहेगा कौन सा इंडिकेटर मोहर टेस्ट में, मोहर मेथड में प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा K2Cr2O4 जाता है। प्रिंसिपल पे आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं प्रिंसिपल। इस मेथड इन्वॉल्व द यानी टाइट्रेशन ऑफ सिल्वर, ठीक, तो ये चलते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन। ठीक है देखिए क्या दिख रखा है, ये आपके सामने सबसे पहले हम देखो क्या लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, AgNO3 एडेड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट यदि AgNO3 ऐड करते हैं उसमें एक इंडिकेटर जाते हैं K2Cr4 डालते हैं। इसको जब किसमें, अब इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो तली में नीचे बैठ जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आपको कर दिया जाए, देखो ये मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, कंटेनर लिया, इसमें हमने क्या कर दिया, AgNO3 ऐड कर दिया। AgNO3 प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, K2Cr4 ऐड कर दिया। ये दोनों जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो नीचे जो बैठेगा वो तुम्हारे पास क्या रहेगा, यानी Ag2Cr4 रहेगा। ठीक है, Ag यानी देखिए पोटेशियम की जगह सिल्वर हो जाएगा, बस काम हो जाएगा, KNO3 आपके साइड में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से लिमिटेशन की बात की जाए तो कहाँ कहाँ लिमिटेशन यानी कहाँ कहाँ आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लिखा Ag2Cr4 इज सॉल्युबल इन एसिड, मतलब एसिड में क्या होता है, आराम से घुल जाता है। सॉल्युबल शुड भी एक्वस न्यूट्रल होता है, यानी ऑलवेज न्यूट्रल होता है, मतलब वो जो सोल्यूशन बन के तैयार होगा वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि एसिड बेस कभी भी रिएक्शन करता तो न्यूट्रल होता है। टाइट्रेशन इज नॉट सूटेबल फॉर आयोडाइड यानी क्लोराइड और ब्रोमाइड अप्लीकेबल, मतलब ये टाइट्रेशन देखा जाए तो किसके लिए, आयोडीन के, क्लोरीन के लिए तथा ब्रोमीड के लिए इसका सूटेबल नहीं होता है। ठीक है
तो ये आपके सामने हो गया इन सब चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्या दे रखा हमारे पास, क्लोनाजेपाम दिया गया, उसके बाद कीटामाइन, उसके बाद एंटीवायरल एजेंट, तीन हमारे पास टॉपिक हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्लोनाजेपाम क्या होता है। ठीक है, क्लोनाजेपाम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर, ठीक है, 97 दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 97 दिया गया है। भाई यार सब गड़बड़ हो जा रहा है यार। सिक्सटी सेवन पेज इधर उधर सब गड़बड़ हो गया है। ठीक है, 60 70 76 है, कुछ है ये नहीं है। क्लोनाजेपाम, ठीक है, क्लोनाजेपाम तो है यार, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो भाई इसको छोड़िए, ठीक है। लिखे थे, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, हम क्या कर देते, कीटामाइन को अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, कीटामाइन को देखते हैं, क्लोनाजेपाम, कीटामाइन को देखते हैं भाई। कीटामाइन कितना दे रखा, 59 पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर 59 दिया गया है। ठीक है, 54 60 59 दूसरा दिया गया है ये। ठीक है, कीटामाइन इसमें देखते हैं 50 कितना दे रखा है जी, 59 सब इधर उधर चला जा रहा है यार। 57 58 उसका 59 ये तुम्हारे पास दे रखा कीटामाइन हाइड्रॉक्साइड दे रखा है। ठीक है, ये कीटामाइन है। और ये देखा जाए ड्रग्स तुम्हारे पास किसके अंतर्गत आता है, ये जो ड्रग्स होते हैं पहला आपका जो पोर्शन है, ठीक, एनेस्थेटिक के अंतर्गत आता है। तो ये क्या दे रखा, कीटामाइन। कीटामाइन दे NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। जैसे तुम्हारे पास एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जो ये काम करता है। हैविंग द पोटेंस एनेस्थेटिक इफेक्ट, और ये एनेस्थेटिक इफेक्ट को दिखाता है। ठीक, इट वाज डेवलप एज द रिप्लेसमेंट फॉर द यानी क्या होता है, फिनोसाइक्लोडीन होता है, साइक्लिडीन बाय द कैल्विन स्टेन यानी स्टेवेंस के द्वारा बनाया गया है। एट द पार्क डेविस लेबोरेटरी, यानी कब, 1963 में बनाया गया था इनके द्वारा। ठीक, तो ये हुआ इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ पर IUPAC नेम तथा स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपके सामने स्ट्रक्चर या आपके सामने इसका IUPAC नेम दिया गया है। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो टाइट क्लोज कंटेनर में रखना पड़ेगा, 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ेगा, मतलब फ्रीजर में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एनेस्थेटिक ड्रग्स है। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन देखा जाए तो लिक्विड सोल्यूशन के रूप में आता है, जो इंजेक्शन के भर के आपके रीढ़ की हड्डी में इंटर कराया जाता है। ठीक, पॉपुलर बनाने की बात की जाए तो कीटालैर के नाम से आ जाता है, कीटामीन के नाम से आता है, एंकेट के नाम से आ जाता है, वर्केट के नाम से मार्केट उपलब्ध होता है। ठीक, यूजेज की बात की जाए तो यूज एज द एनेस्थेटिक एजेंट फॉर डायग्नोसिस, किसी पर्सन को डायग्नोस करने के लिए हम एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर जब किया जाता है, सर यानी क्या होता है, विसरल जब पेन, तो बड़ी तगड़ा पेन होता है, उनको सही करने के लिए दिया जाता है। अब ये नहीं देंगे तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो ये आपके सामने ये कीटामाइन के बारे में हो गया है। ठीक, नेक्स्ट इन क्वेश्चन लास्ट में दे रखा है एंटीवायरल एजेंट के बारे में दिया गया है। एंटीवायरल एजेंट तुम्हारे पास ये सबसे लास्ट एंड फाइनल पोर्शन है, 98 दिया गया है। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। ठीक, अब एंटीवायरल ड्रग्स क्या होता है, इसकी डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन हमें देखना पड़ेगा। तो ये आपके सामने रहा है एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। अब नाम से ही पता, वायरल मतलब क्या होता है, वायरस। ऐसी दवाइयाँ जो वायरस को सही करने के लिए प्रयोग की जाती हैं एंटीवायरल ड्रग्स कहलाती हैं। तो क्या लिखा है, एन एजेंट विच वर्क अगेंस्ट द वायरल डिजीज नोन एज एंटीवायरल एजेंट बोलते हैं। मतलब सिंपल सा देखा जाए तो ऐसी दवाइयाँ जो वायरस को सही करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसी को एंटीवायरल एजेंट बोला जाता है। ठीक, वायरस लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वायरस देखा जाए तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है। वायरस डू नॉट हैव न्यूक्लियस, वायरस के पास किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं होता है। वायरस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल मोस्ट क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, या सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है, या डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA हो सकता है।
ठीक, ये हो गया। वायरस फॉर ग्रोथ द सुटेबल होस्ट रिक्वायरमेंट, यानी वायरस को ग्रो करने के लिए सुटेबल होस्ट चाहिए। जैसे अभी कोरोना देखा जाए तो कोरोना को नॉर्मल या टेबल पे रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो मल्टीपल करेगा, तो वही ग्रोथ करने के लिए उसके लिए हम एज ए होस्ट वर्क कर रहे हैं, तो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती तभी वो ग्रो करेगा। तो ये इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया। क्लासिफिकेशन आपके सामने यहाँ दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। अब इन सब चीज़ के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, वन बाय वन करके देखेंगे। देखिए ठीक, ये सब याद नहीं रहेगा तो कोई टेंशन नहीं, बट आपको 1 2 3 4 1 1 2 2 एग्जाम्पल याद रखना, 1 2 2 एग्जाम्पल याद रखना तब भी काम हो जाएगा। एंटी हर्पिस वायरस, दूसरा एंटी रिट्रो वायरस, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, दूसरा तुम्हारे पास नॉन सेलेक्टिव एंटी वायरल ड्रग्स होता है। एंटी हर्पिस वायरस के अंदर देखा जाए तो तुम्हारे पास एसाइक्लोवीर के नाम से आता है, तुम्हारे पास फेविपिरावीर के नाम से आता है। एंटी रिट्रोवायरस के अंतर्गत देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, जीडोविडीन के नाम से आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास यहाँ पर एग्जांपल दिया गया डीलावीरिडीन के नाम से आता है। 1 1 2 2 एग्जांपल याद रखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर तुम्हारे पास क्या हो जाए, एमेंटाडीन आता है, रेमंटाडीन आता है, 2 एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा। नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरस के अंतर्गत देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, रीबाविरिन के नाम से आ जाता है, लेमीयूडीन के नाम से मार्केट में आता है। तो ये आपके सामने दिया गया है। एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस इन आवर सिलेबस, मतलब हमारे सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से दवाइयाँ आती हैं। मेन हम लिखते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसाइक्लोवीर के नाम से आता है, ये हो जाएगा। दूसरा ये स्टार कंपाउंड इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक तुम्हारे पास और आता जो कोरोना में सबसे ज़्यादा यूज किया गया था, रेमडेसिविर के नाम से आता है। ठीक, ये हो गया। आप 2 एग्जाम्पल आप यहाँ याद रख लिए हैं, और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट आपका 2 एग्जाम्पल सूटेबल है। ठीक, तो ये हो गया इन सब चीज़ के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो 2024 का जो पेपर सोल्यूशन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सबको हमने कवर कर लिया है। इधर जितने भी कंपाउंड है उसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिख रखा, ध्यान से अब सुनिए इधर से। ठीक है, आज आप पेंसिल भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। कुछ आपको एग्जाम्पल यहाँ बताना पड़ेगा भाई। विच एंटासिड नॉट कमेंडेड लॉन्ग टर्म, मतलब इसमें से कौन सा एंटासिड है। एंटासिड क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो एसिड को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसी को एंटासिड बोलते हैं। इसमें से कौन से लॉन्ग टर्म के लिए नॉट रिकमेंडेड, मतलब लंबे समय तक रिकमेंड नहीं किया जाता है। देखिए अब इसमें से देखा जाए सब एंटासिड है, यानी पहले कैल्शियम कार्बोनेट, ये लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कैल्शियम क्या होता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाएगा, कोई टेंशन नहीं। मैग्नीशियम भी सही है, सोडियम भी सही, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में तथा अन्य चीज़ों में होता है। एल्युमिनियम, यदि एल्युमिनियम लंबे समय तक लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर एल्युमिनियम की मात्रा बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। दूसरा क्वेश्चन, द रिएजेंट यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, मतलब ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके लिए सिल्वर नाइट्रेट प्रयोग किया जाता है। कौन सा सिल्वर नाइट्रेट प्रयोग किया जाता है, कहाँ दिया है, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड या ऑल ऑफ दिस। तो सिल्वर नाइट्रेट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या पूछा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली डू नॉट कंटेन वन आर द फॉलोइंग एटम, मतलब इसमें से इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें से कौन सा नहीं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो विदाउट कार्बन प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर दिया नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक ऑक्सीजन, इनऑर्गेनिक सल्फर, इनऑर्गेनिक कार्बन, तुम्हारे पास कार्बनिक के अंतर्गत आएगा, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय द फॉलोइंग साइंटिस्ट, यानी पेंसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, पॉल इरिच के द्वारा, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, या तुम्हारे पास क्या दिया गया है, ठीक है, जेरहेड डोगमीन के द्वारा, या नन ऑफ दीज। अब कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको तो मेरे भाई कर दीजिए, तो इसका हलवा क्वेश्चन तो भैया कोई नहीं बता सकता भाई। ठीक है, इसको देखिए, ये करके आप कमेंट बॉक्स में चौथे का आपका आंसर देखिए कितने लोग बताइए। चलिए बताइए, जो लाइव है उसको तो कम से कम बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है, यानी तुम्हारे पास 5th नंबर क्वेश्चन, विच ड्रग्स डिप्रेस सीएनएस एंड प्रोड्यूस द स्लीप आर नोन एज, मतलब ऐसी कौन सी ड्रग्स होती है जो हमें सीएनएस में प्रयोग की जाती है और स्लीपिंग के लिए प्रयोग की जाती है। अभी बताओ, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स बोले हैं, तो यहाँ पर दे रखा है हिप्नोटिक्स दे रखा है, इसमिनिया दे रखा है, रिलैक्सेंट दे रखा है, स्टिमुलेंट दे रखा है, तो हिप्नोटिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, बीटाडीन इज, बीटाडीन क्या है। ठीक है, अभी बीटाडीन है एक तरह का एंटी
एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। क्या हो गया? एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब यहाँ पर नंबरिंग डाल के हम लिखते रहते हैं। छठे नंबर बीटाडीन यदि कहेगा, देखिए ये एक्चुअल में कहा है बीटाडीन है, तो बीटाडीन क्या है? इसके अंदर देखा जाए तो आयोडीन, ठीक है, आयोडीन प्रोविडन होता है, ठीक, आयोडीन प्रोविडन होता है, ये होता है। या आप एक से लिख सकते हैं ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। कुछ भी लिखेंगे अपना काम सही रहेगा। दूसरा 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? जिंक कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? इतना हल्का क्वेश्चन क्या पूछेगा जी, ठीक है। अब देखिए दोबारा हम पढ़ते हैं, जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3, ठीक है, ZnCO3 को हम क्या बोलते हैं? ZnCO3 को केमिकल नाम ये किसका नाम है? यानी Zn मतलब क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा, ठीक। कार्बोनेट यहाँ लिख देंगे, जिंक आपके सामने क्या हो जाएगा? जिंक कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? एक एक चलते रहिए। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज इन, मतलब सिल्वर नाइट्रेट अभी अब देखें किसके में यूज किया जाता है? अभी बोलिए, ये बोलिए, ऊपर यहीं पर देखें सिल्वर नाइट्रेट लिमिट टेस्ट में रिएजेंट के तौर पे, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट टेस्ट, दो चीज़ों में किया जाता है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है इसके लिए। और उसके साथ साथ तुम्हारे पास जैसे ये तुम्हारे पास लिमिट टेस्ट एक और में किया जाता है जिसे हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट में भी एग्जाम्पल में जो बताए हैं, एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, एजेंट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल। ये 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया हम? वॉशिंग सोडा इज आल्सो नोन, वॉशिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है? वॉशिंग सोडा जिसे हम नॉर्मल भाषा में सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। और क्या दिया रखा है? यहाँ पर लिखते चलते। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया जी? लिखा है सेंट्रल फार्माकोपियल लेबोरेटरी सिचुएटेड, मतलब अपनी यहाँ देखा जाए तो सेंट्रल फार्माकोपियल लेबोरेटरी कहाँ पर है? गाजियाबाद में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? गाजियाबाद में है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है जी? केमिकल फार्मूला फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का केमिकल फार्मूला बताना, याद रखना फेरस सल्फेट बताना है। ये आपके सामने कह दिया फेरस और ये आपके सामने बोल दिया है फेरस सल्फेट, ठीक है। अब फेरस सल्फेट को क्या, फेरस के लिए क्या प्रयोग करते हैं बाबू? Fe है, सल्फेट के लिए क्या हो? SO4, तो ये आपके सामने हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? 12 नंबर क्या पूछा? व्हाट इज रोल ऑफ इंडिकेटर इन रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन आप करा रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन यदि करा रहे हैं तो उसमें रिएक्शन यदि करा रहे हैं तो रिएक्शन में इंडिकेटर की क्या ज़रूरत होती है? आइडेंटिटी इंड प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए या इंड प्रोडक्ट, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे द इंड पॉइंट, ठीक है, इंड पॉइंट ऑफ, ठीक है, आप रिएक्शन के इंड पॉइंट को शो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर क्या दे रखा क्वेश्चन? 13 नंबर दे रखा KMnO4 का कलर कैसा होता है? KMnO4 का कलर पर्पल होता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख देंगे? पर्पल होता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा? एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आर मेडिकेट यूज टू ट्रीटमेंट, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट किसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अभी बोले हैं कैंसर के लिए, तो 14 नंबर को आपके क्या लिख देंगे? कैंसर को ट्रीट करने के लिए होता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? ठीक है, 15 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है? विच ड्रग्स कॉमनली यूज टू डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द आर्गेनोफॉस्फेट, आर्गेनोफॉस्फेट को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हम एट्रोपिन का प्रयोग करते हैं। किसका? एट्रोपिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? लिखा है द कलर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड के एक्चुअल में कलर कैसा होता है? देखिए क्लोराइड देखा जाए तो तुम्हारे पास व्हाइट कलर का होता है, इसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इज द व्हाइट कलर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भैया? व्हाइट कलर होता है, ठीक। यहाँ पर 17 नंबर क्या पूछा है? विच इज मेनली फाउंड इन सीवीड, मतलब सीवीड में मेनली क्या पाया जाता है? सीवीड में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए जो तुम्हारे पास समुद्री एरिया में जलाते थे उनको घेघा नहीं होते, क्योंकि आयोडीन पर्याप्त मात्रा में मिलती है। 18 नंबर में क्या पूछा? नेम ऑफ गैस यूज इन द फूमिगेशन, ऐसी कौन सी गैस है जो फूमिगेशन में प्रयोग किया जाता है? कईयों किया जाता है, जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड प्रयोग किया जाता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। आप गूगल भी कर सकते हैं, आपके बुक में भी है, कोई आप एक लिख देंगे काम हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या हमसे पूछा हुआ है?
व्हाट इज एंटीडोट फॉर द धतूरा पॉइजनिंग, किसी पर्सन को धतूरा पॉइजनिंग हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए, उनको सही करने के लिए किस दवा का प्रयोग करते हैं, यानी फियोस्टिगमिन एक दवा आती है, ठीक है, लिखा है फाइसोस्टिगमिन होता है, ठीक है, फाइसोस्टिगमिन होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज अ मेन यूज ऑफ द, ठीक है, प्रोपनोलॉल दिया गया। प्रोपनोलॉल का एक्चुअल में कहाँ पर यूज होता है, ब्लड प्रेशर में, किसी पर्सन को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो तो उनको सही करने के लिए, हार्ट प्रॉब्लम हो तो उनको सही करने के लिए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को सही करने के लिए। हाइपर टेंशन में, ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाइपर टेंशन में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके साथ तुम्हारे पास हार्ट डिजीज में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कईयों नाम आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2024 के सभी पेपर के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कवरअप कर लिया है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसकी प्राइस टोटल कितनी है, मात्र 25 रुपये है। वहाँ पर लिंक में नंबर दिया रहेगा इसी के डिस्क्रिप्शन में, लेके आप PDF लेके आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।